हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना वीडियो एग्रीकल्चर के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ है। इसके पहले चैप्टर फर्स्ट के 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी और उसको प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक। आज के वीडियो में हम मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं? तो 6 कारक है। उसमें पहला कारक है जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है जलाक्रांति। जलाक्रांति क्या होती है? तो जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग, मृदा की सतह पर आवश्यकता से अधिक जल भरा होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? जलाक्रांति कहते हैं। मृदा की सतह पर आवश्यकता से अधिक यदि जल भरा हुआ है तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? जलाक्रांति। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में यदि खेत में जल निकास पर्याप्त नहीं है, मृदा की सतह पर ज़्यादा जल भरा हुआ है, साथ में जल निकास पर्याप्त नहीं है, तो मिट्टी के अंदर वायु की कमी हो जाएगी। कैसे? तो जो मिट्टी के कण होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है, जल ज़्यादा है तो उस खाली जगह में जल भर जाएगा और वहाँ से वायु बाहर निकल जाएगी। जल निकास क्या होता है? खेत में से अनावश्यक जल को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, जो खेत में से अनावश्यक जल को बाहर निकाला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जल निकास। तो यदि जलाक्रांत की स्थिति है और जल निकास पर्याप्त नहीं है तो उस मिट्टी में वायु की कमी हो जाएगी। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा? इस स्थिति में विनाइट्रीकरण होगा। पहले नाइट्रीकरण को समझना जरूरी है। तो पौधे नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में ग्रहण नहीं करते हैं। इस N2 को किस में बदला जाता है? NO3 माइनस में। N2 को NO3 माइनस में बदला जाता है, उसे बोला जाता है नाइट्रीकरण। अब यदि NO3 वापस किस में चेंज हो जाए? N2 में, तो इसको बोलेंगे विनाइट्रीकरण। तो यदि जलाक्रांत की स्थिति है तो विनाइट्रीकरण होता है। इस कारण से क्या होगा? मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी, साथ में मृदा की भौतिक दशा खराब होगी। ज़्यादा जल होगा मिट्टी पे तो उस जल के साथ में पोषक तत्व घुलकर मृदा के निचले संस्तरों में चले जाएंगे, जिसे हम निक्षालन कहते हैं। सेकंड कारक कौन सा है? फसल प्रणाली। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने में फसल प्रणाली भी इम्पोर्टेंट है। कैसे? यदि एक ही खेत में लगातार एक ही फसल की बुवाई की जाती है तो क्या होगा? जिस फसल की बुवाई तुम कर रहे हो वह निश्चित पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, ये फसल निश्चित पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। इस कारण मृदा में उन पोषक तत्वों की क्या होगी? कमी हो जाएगी। दूसरा है सघन खेती से भी मृदा उर्वरता कम होती है। अब ये है सघन खेती क्या होती है? तो लगातार तीनों मौसम में खेती करना, तीनों मौसम में फसल लेना, खेत को खाली नहीं छोड़ना, खरीफ रबी जायद लगातार खेती करना क्या होता है? सघन खेती। तो यदि हम लगातार फसल का उत्पादन लेते रहते हैं तो उससे भी मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। तो फिर इसका उपाय क्या है? वैज्ञानिक विधि अपनाकर, साथ में फसल चक्र को अपनाकर, फसल चक्र के अनुसार फसलें उगाकर मृदा की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। फसल चक्र में दलहनी फसलों को अवश्य शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दलहनी फसलें होगी इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें होती है, उन जड़ों के अंदर बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम। दलहनी फसलों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करने का कार्य करता है और पौधे को उपलब्ध करवाता है। तो फसल चक्र के अंदर दलहनी फसलों को जरूर शामिल करना चाहिए। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है मृदा पीएच। तो इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। प्राकृतिक कारकों में था जलवायु,
जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर मृदा अम्लीय हो जाती है, और जहाँ पर कम वर्षा होती है, तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पर मृदा क्षारीय हो जाती है। अम्लीय मृदा में भी कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी होती है तथा साथ में क्षारीय मृदा में भी कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो इसमें अम्लीय मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व कम होंगे, तो एक तो कैल्शियम और दूसरा मैग्नीशियम अम्लीय मृदा में कम होगा। साथ में अम्लीय मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कॉपर की मात्रा अधिक होती है। अम्लीय मृदा में कैल्शियम मैग्नीशियम कम होगा तथा लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कॉपर की मात्रा अधिक होगी, जिसका पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्षारीय मृदा में ये उल्टा हो जाएगा, क्षारीय मृदा में कैल्शियम मैग्नीशियम तो अधिक होगा और फेरस, आयरन या लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कॉपर की कमी होगी। इस प्रकार अम्लीय और क्षारीय मृदाओं की उर्वरता क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट 4 नंबर कारक है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारकों में मृदा में सूक्ष्म जीव। मृदा में सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज और जीवाणु। शैवाल मिट्टी में वायु संचार को बढ़ाते हैं। कवक और एक्टिनोमाइसीटीज कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करती है तथा कार्बनिक पदार्थों को किस में बदल देती है? ह्यूमस में। ये ह्यूमस जिस मृदा में होगा उसकी जलधारण क्षमता अच्छी होगी, पोषक तत्व अच्छे होंगे। राइजोबियम जीवाणु के बारे में अभी पढ़ा था। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अतः जिस मृदा में जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव होंगे और वो जितने अधिक क्रियाशील होंगे वह मृदा उतनी ही अधिक उर्वर होगी या अधिक उपजाऊ होगी। नेक्स्ट 5 नंबर कारक है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो कार्बनिक पदार्थ कह दो या इसको जीवांश पदार्थ कह दो। कार्बनिक पदार्थ होगा तो ये अपघटित होने पर मृदा में क्या बढ़ा देगा? पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देगा। अतः जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं उस मृदा की उर्वरता भी क्या होती है? अधिक होती है। जो चिकनी मृदा होती है वो बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि बलुई मृदा में तो क्या है? रेत है। रेत के अंदर ना तो जो रेत है ना तो उसके अंदर जलधारण क्षमता होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, क्योंकि जो रेत के अंदर तुम पानी डालोगे तो पानी तुरंत नीचे चला जाएगा, तो वो साथ में पोषक तत्वों को घोल कर ले जाता है। तो बलुई मृदा की जो उर्वरता होती है वह कम होती है। 6 नंबर कारक मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला मृदा जुताई की विधि एवं समय। तो ढलान वाले खेतों में जुताई कैसी करना चाहिए? ढलान के विपरीत दिशा में करना चाहिए। इसे क्या बोला जाता है? कंटूर। CONTOUR कंटूर। ढलान के विपरीत दिशा में जुताई करना क्या कहलाता है? कंटूर। और उसी दिशा में ढलान के विपरीत दिशा में खेती करना क्या कहलाएगा? कंटूर फार्मिंग। समोच्च खेती भी कहते हैं इसको। ढलान वाले खेतों में जुताई ढलान के विपरीत दिशा में करना चाहिए, जिसे कंटूर कहते हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा? तो ढलान के विपरीत दिशा में यदि जुताई करेंगे तो जो मृदा अपरदन है वह कम होगा, साथ में पोषक तत्व भी पानी के साथ में बहकर निचले क्षेत्रों में नहीं जाएंगे। ये कल स्थलाकृति में पढ़ा था हमने प्राकृतिक कारकों में कि जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पानी के साथ बहकर पोषक तत्व निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं, साथ में जो मृदा है वो भी पानी के साथ में बहकर निचले क्षेत्रों में चली जाती है। तो ढलान वाले खेतों में हमें जुताई कैसे करनी है? ढाल की विपरीत दिशा में, ताकि मृदा अपरदन कम हो और साथ में पोषक तत्व भी पानी के साथ बहकर नहीं जाए। अधिक जुताई भी हानिकारक होती है, क्योंकि अधिक जुताई से मृदा की भौतिक दशा खराब होती है तथा मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ अधिक तापमान, बार बार जुताई करोगे तो कार्बनिक पदार्थ ऊपर आएगा जो अधिक तापमान के कारण क्या होगा? जल जाएगा। अतः हमें क्या करना चाहिए? मृदा की उचित गहराई तक और उचित समय पर जुताई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।